पश्चिमी बंजारा धरती की गहराई में योद्धाओं का एक गुट खड़ा था, जिसमें सबसे आगे खड़े लड़के के हाथों में एक लंबी तलवार थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसके माथे पर बने निशान से साफ समझ आ रहा था कि वो लड़का दागवार दरिंदा महल का मायलान था। उसने अपनी नजरें आसपास घुमाते हुए मुस्कुरा कर कहा, मुझे लगता है कि इन लोगों ने छुपकर जरूर अपने सर पर मंडराते खतरे का अकादमी तक संदेश पहुंचा दिया होगा। और अगर मेरा मानना सही है तो अकादमी के योद्धा यहां आते ही होंगे। इस पर पास ही खड़े लोगों में से एक ने कुछ सोचते हुए कहा, इतनी जल्दबाजी में भेजे गए योद्धाओं में सबसे ताकतवर योद्धा तो हरगिज नहीं होंगे, मगर इतना तो माना जा सकता है कि जो कोई भी यहां भेजा गया है वो जरूर अकादमी की नजर में बेहद काबिल है। और मुझे लगता है कि सजा दरबार के तीनों दरबारी तो जरूर यहाँ आएंगे। वो लड़का बहुत ही ज्यादा दुबला था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा खूंखार इरादा मौजूद था। तब उसकी बात सुनकर पास ही खड़े खट्टे कट्टे इंसान ने अपने लाल रंग की कुल्हाड़ी लहरा कर कहा, क्या बात है मेहरान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें उन लोगों से डर लग रहा है। ये सुनकर उस दुबले लड़के ने हट्टे कट्टे इंसान की तरफ देख कर कहा, गैबा, डर नहीं लग रहा है, मैं बस सतर्क हूं, और सतर्क रहने का मतलब सुरक्षित रहना है। याद नहीं, पिछली बार जब तुम्हारा सामना लिशांग से हुआ था तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग होते होते बचा था। क्या पिछली बार की गलती के बाद भी तुमने अब तक सबक नहीं सीखा? वहीं उसकी बातों ने गैबा की आंखों में अजीब सी आग जला दी और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कैसे भूल सकता हूं मैं वो बेइज्जती। इसलिए तो आज मुझे लिशांग का बेसब्री से इंतजार है। आज अगर मैंने उसके शरीर को दो टुकड़ों में नहीं काटा तो मेरा नाम भी गैबा नहीं। उन दोनों को एक दूसरे से बहस करते देख मायलान ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, एक दूसरे से झगड़ना बंद भी करो तुम दोनों। इस जगह पर आपस में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इतना कहते ही उसने अपनी नजरें घुमाते हुए एक शख्स की तरफ देखा जो हरे रंग के कपड़े पहने हुए था और बिल्कुल खामोश था। उसकी आंखें वैसे तो बड़ी मामूली लग रही थी, लेकिन उस शख्स के अंदाज में एक ऐसी अजीब बेरहमी थी जैसे सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक वही था। यह शख्स था वो वार, यानी शिकारी तख्ते का पांचवां सबसे ताकतवर योद्धा। योद्धा होने के साथ साथ वो एक पांचवें पड़ाव का योगी भी था। तभी मायलान ने उसकी तरफ देखकर पूछा, वो वार, क्या सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं? इस पर वो वार के चेहरे पर हैवानियत भरी मुस्कुराहट दिखी और उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं तो बहुत पहले ही सारी तैयारियां कर चुका हूं मायलान, अब इंतजार है तो बस मछलियों के जाल में फंसने का। यह सुनते ही मायलान के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कुराहट दिखी, जैसे वो बेसब्री से आने वाले पल का इंतजार कर रहा था। तब मेहरान ने हल्की परेशानी के साथ कहा, लेकिन मायलान, हम लोग पहले शिखर और लोहार को क्यों नहीं कैद कर लेते हैं? एक तो उन्हें ढूंढना इतने सारे लोगों के लिए थोड़ा आसान रहेगा, ऊपर से हम उनका इस्तेमाल अकादमी के योद्धाओं पर दबाव बनाने के लिए भी तो कर सकते हैं। मगर मायलान के चेहरे पर खौफनाक हंसी बरकरार थी और उसकी आंखों में जरा भी फिक्र नहीं थी। फिर अपने इसी बेफिक्र अंदाज में उसने कोहरे की गहराइयों की तरफ देख कर कहा, घबराओ मत मेहरान, वो लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हमसे बचकर कहीं नहीं जा पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि पिछले कुछ दिनों में मैं सच में इतना पता नहीं लगा पाया हूं? यह सुनते ही अचानक से मेहरान के चेहरे पर ऐसा एहसास दिखा जैसे अब उसे मायलान की साजिश समझ आने लगी थी। इस एहसास के साथ उसने धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब तुम अभी तक जानबूझकर रुके थे ताकि उत्तरी कायनात अकादमी के बाकी योद्धाओं को भी यहां ला सको? इस पर मायलान ने चेहरे पर हैवानियत भरे भाव के साथ खून के प्यासे दरिंदे जैसी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ इस शिखर और लोहार के सिर काटकर मुझे सुकून मिल जाएगा? कभी नहीं, मुझे तो इंतजार है अकादमी के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के सिर काटकर अकादमी भेजने का। तब देखते हैं कि अकादमी क्या करती है। हमारे ऐसा करने पर कितना बड़ा हंगामा मच जाएगा उत्तरी कायनात इलाके में। बेसब्री से इंतजार है मुझे उत्तरी कायनात अकादमी पर इस तरह कीचड़ फेंकने का। उसकी बात सुनते हुए मेहरान और बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वाकई मायलान उनकी उम्मीद से भी ज्यादा खूंखार और बेरहम निकला। सभी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि ताकतवर योद्धाओं की टोली अगर खत्म हो गई तो अकादमी में ऐसी दहशत फैल जाती जिसका फायदा दागबार दरिंदा महल उठा सकता था। जिस वक्त मायलान उत्तरी कायनात अकादमी के खिलाफ ऐसी साजिश रच रहा था, उस वक्त 10 परछाइयां तेजी से आगे बढ़ती जा रही थीं। उनके शरीर से भारी तादाद में चेतना शक्तियां निकल रही थीं और वो किसी भी वक्त लड़ने के लिए तैयार थे। ये लोग थे लिशांग और अकादमी के बाकी सभी योद्धा जिन्हें शिखर और लोहार को बचाने के लिए भेजा गया था। रास्ते में उन्होंने अपनी रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी थी और साथ ही खास तरीकों से चेतना शक्तियों को छुपा लिया था। इस तेज रफ्तार में उन्हें महज आधा घंटा लगा और वो लोग पश्चिमी बंजारा धरती की गहराई में पहुंच गए। वहां पहुंचकर ध्रुवांश ने अपनी नजरें आसपास घुमाई और देखा कि चारों ओर चेतना कोहरा फैला था जिसके अंदर शक्तियों की हलचल भी महसूस हो रही थी। तब लिशांक ने सभी को बताते हुए कहा,
पश्चिमी बंजारा इलाके की गहराई एक खास चेतना कोहरे से ढकी होती है। इस जगह पर किसी को भी ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और मुझे लगता है कि शिखर और लुहार भी इस कोहरे का फायदा उठाते हुए कहीं छिप गए होंगे। इस पर ध्रुवांश ने एक नजर लैला की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भी हल्की फिक्र नजर आ रही थी। उसकी इस फिक्र से साफ समझ आ रहा था कि वहां आते ही उसे भी कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई थी। देखते ही देखते उस जगह पर मौजूद कोहरा बढ़ता गया और अब किसी को भी कुछ भी साफ देखने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। इसके बावजूद वो लोग आगे बढ़ते रहे और तभी ध्रुवांश ने कुछ महसूस कर चिल्लाते हुए कहा, संभलना साथियों, इस चेतना कोहरे में एक चेतना जाल बिछाया गया है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को भी संभलने का वक्त तक नहीं मिला। इस वजह से चेतना कोहरे में से चमकती हुई शक्तियां अचानक आकर सभी से टकरा गईं और अगले ही पल सभी के शरीर उस घने कोहरे में गायब हो गए। इस दौरान उस जगह से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर खड़े बुवार ने एक झटके में अपनी आंखें खोली और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, माइलान, मछलियां जाल में फंस गई हैं। उसकी ये बात सुनते वक्त माइलान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दिखने लगी और वो एक कदम आगे आया और वो भी चेतना कोहरे में कहीं गायब हो गया। मगर जाते जाते उसकी आवाज सभी योद्धाओं के कानों में गूंजने लगी, साथियों, वक्त आ गया है अपने मकसद को अंजाम देने का। और जैसे ही माइलान चेतना कोहरे में गायब हुआ तो पहाड़ी में मौजूद बाकी योद्धा भी खौफनाक इरादों के साथ एक के बाद एक चेतना कोहरे में गायब होने लगे। सभी की आंखों में जानलेवा इरादा था, जिसके साथ वो अकादमी के सबसे काबिल योद्धाओं को खत्म करने वाले थे। दूसरी तरफ चेतना कोहरे में गायब होने पर ध्रुवांश और लैला पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ, जिस बात से वो लोग काफी हैरान भी थे। कुछ पलों बाद उसने आसपास देखते हुए इस बात को समझा कि उनकी टोली बिखर गई थी। ये समझते ही उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और तब पास ही खड़ी लैला ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारे दुश्मनों को हमारा पता चल गया है। ये सुनकर ध्रुवांश भी अपना सर हिलाने लगा। उसकी आंखों में भी सावधानी दिख रही थी, जिसके साथ वो आसपास देखता जा रहा था। पता नहीं क्यों मगर उसे अपने दिल में बेचैनी भी महसूस हो रही थी। तब लैला ने धीमी आवाज में आगे कहा, चेतना शक्तियों के कोहरे में एक जाल छोड़ा गया था ताकि वो हम सबको अलग अलग कर दे। ऐसे में हमारे दुश्मन हमें एक एक करके खत्म करने की कोशिश करते जाएंगे। इस पर ध्रुवांश ने हड़बड़ाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्द से जल्द बाकियों को ढूंढना होगा और एक साथ आना होगा, वरना किसी के लिए भी इतने सारे ताकतवर दुश्मनों से अकेले निपटना नामुमकिन होगा। एक तो उनकी चुनौती बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, ऊपर से अब दुश्मनों को उनका पता भी चल गया था। ऐसे में अकादमी के योद्धाओं के लिए ऐसे हालात से निपटना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लैला ने उसकी बात सुनकर हामी भरी, जिसके बाद वो दोनों चलकर थोड़ा आगे जाने लगे। इस दौरान ध्रुवांश ने अपने शरीर से चेतना शक्तियों के साथ अमर ज्वाला भी जला ली थी और वो लैला के आगे जाते हुए आसपास देखता जा रहा था। मगर कुछ कदम आगे चलते ही अचानक से उसकी आंखों में फिक्र देखी और वो हड़बड़ाकर पीछे हुआ। तब उसने देखा कि एक चमकदार रोशनी कोहरे को चीरते हुए सीधे उस जगह के पार चली गई जहां वो एक पल पहले खड़ा था। ऐसा जानलेवा हमला देखकर ध्रुवांश के चेहरे का रंग बदलने लगा और जैसे ही उसने लैला की तरफ नजर घुमाई तो उसने देखा कि लाल रंग का एक चमकदार हमला लैला की तरफ पड़ रहा था। मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, लैला ने अपनी तलवार निकालकर उसमें ढेर सारी शक्तियां भरी और अपनी तरफ आते हमले का सामना किया। उसके ऐसा करते ही वो हमला नाकाम हो गया और ध्रुवांश हड़बड़ाकर उसके पास चला गया। इतने में घने चेतना कोहरे में से ताली बजने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे पर खूंखार इरादा झलकने लगा और उसने देखा कि धीरे धीरे सामने का कोहरा छटने लगा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि कोहरे के बीच कुछ दो लोग भी नजर आने लगे थे। इन दोनों में एक इंसान बैठा था तो दूसरा खड़ा था। जहाँ बैठे इंसान के कपड़े लाल थे तो वहीं जो इंसान खड़ा था उसके चेहरे पर एक खूंखार घाव नजर आ रहा था। उस बैठे लड़के के हाथों में तकरीबन 10 लाल रंग की रोशनियां मंडराती दिख रही थीं। गौर से देखने पर समझ आ रहा था कि इन रोशनियों में छोटे छोटे खंजर मौजूद थे जो हमला होते ही बड़े और जानलेवा हो जाते। रही बात उस घाव वाले दुबले लड़के की जो खड़ा था तो उसके हाथों में काले रंग के 8 मोटे और नुकीले कांटे मौजूद थे। ये कांटे इतने ज्यादा बड़े थे कि शायद एक इंसान के पूरे शरीर को घेर लें। वो दोनों इस वक्त ध्रुवांश और लैला की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी इस मुस्कुराहट में एक जानलेवा इरादा झलक रहा था। तभी लाल कपड़ों वाले लड़के की नजर ध्रुवांश से अलग होते हुए लैला पर पड़ी और उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारी किस्मत काफी अच्छी है जो अकादमी ने इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ भेज दी। इस पर दुबले लड़के ने कुछ याद करते हुए कहा, यार इन दोनों के चेहरे देखकर तो मुझे लग रहा है कि मैंने आज तक इन्हें नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नए योद्धा हैं। अकादमी की इतनी बुरी हालत हो गई कि उन्हें ऐसे मुश्किल और जानलेवा खतरे के सामने भी अपने नए योद्धा भेजने पड़ गए। बताओ तो, सिर्फ नए योद्धा नहीं, ये लड़का तो महज एक शूरवीर है। अकादमी शायद खुद ब खुद खत्म होती जा रही है।
हमें शायद किसी और को अपना निशाना बनाना पड़े। इस पर लाल कपड़ों वाले लड़के ने हाथों में मंडराती रोशनियों को घुमाते हुए कहा, देख लड़के, हम तुझे एक मौका देते हैं। इस लड़की को यहीं हमारे साथ छोड़कर यहाँ से चला जा। हो सकता है कि तेरे जिंदा बचने की थोड़ी उम्मीद रह जाए। वैसे भी ऐसे कमजोर योद्धाओं से लड़कर हम अपने आप को नीचे नहीं करना चाहते हैं। ध्रुवांश उन दोनों लड़कों को गौर से देखता गया, जिसके बाद उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, लैला, ये दोनों, हाँ, ये शिकारी तख्ते के 7वें और 8वें सबसे ताकतवर योद्धा है ना, चिंकारो और मुबाशी। बताओ तो, अब ये दोनों भी हमसे इस तरह से बात करने लगे। कहाँ हमें लगा था कि खतरनाक योद्धाओं का सामना करेंगे। बुरा लग रहा है यार, इतनी दूर आकर इन चिलगोजों का सामना करना पड़ेगा। तभी लैला ने अपनी नजर लाल कपड़ों वाले की तरफ करते हुए ध्रुवांश से कहा, यह मुर्गा तो मेरा है, चलेगा? ये सुनते ही ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कलगी काटना मत भूलना लैला। इस दौरान दोनों की आंखों में बेरहमी साफ झलक रही थी कि तभी चिंकारों ने चिल्लाकर कहा, हमला करते हैं इन पर और खत्म कर देते हैं इन्हें यहीं। नए योद्धा हैं लेकिन तेवर तो देखो, खतरनाक योद्धा चाहिए थे ना तुझे। हम बताते हैं कि जिंदगी पर मंडराता खतरा किसे कहते हैं। वहीं मुबाशी के चेहरे पर भी खौफनाक मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने हाथ लहराते हुए काली रोशनी का हमला ध्रुवांश पर कर दिया। उस हमले में मुबाशी का बड़ा और ताकतवर नुकीला कांटा, जो देखने में बेहद खूंखार लग रहा था, उस बेहद ताकतवर हमले को अपनी तरफ आते देख ध्रुवांश पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए अमर ज्वाला का एक जोरदार हमला सामने कर दिया। फिर जैसे ही काली रोशनी से ढका वो नुकीला कांटा ध्रुवांश के हमले से टकराया तो एक तेज आवाज सुनाई पड़ी। इस बीच ध्रुवांश की नजरों में जानलेवा इरादा दिख रहा था और तभी उसने काली बिजलियों को अपने शरीर से निकालकर उस नुकीले कांटे को तबाह कर दिया। जैसे ही उसका वो हमला तबाह हुआ तो मुबाशी के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी, बल्कि खुद चिंकारो बहुत हैरान था, क्योंकि वो भी मुबाशी के कांटों का सामना इस तरह तो नहीं कर सकता था। तब ध्रुवांश ने खूंखार और जानलेवा इरादे के साथ उन दोनों को देखकर कहा, महज शुरुआती महावीर होकर इतना ज्यादा फुदक रहे हो तुम लोग। मौत का खतरा दिखाने वाले थे ना, उससे पहले ये खतरा खुद महसूस कर ले, क्योंकि मौत तेरे सामने आ गई है। इतना कहती वो अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और बिजलियों की गर्जन के साथ सीधे मुबाशी की तरफ बढ़ने लगा। मुबाशी ने भी उसे अपनी तरफ आते हुए देखा और चेहरे पर जानलेवा चमक के साथ कहा, बहुत ज्यादा समझता है अपनी ताकत को, तो आ और आजमा कर देख। ये कहकर मुबाशी भी तेजी से आगे बढ़ने लगा और इस बार उसने अपने दोनों हाथों में एक एक नुकीले कांटे पकड़ रखे थे। दोनों ही कांटे काली रोशनी से चमक रहे थे और उनके अंदर बहुत ज्यादा चेतना शक्तियां मौजूद थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुबाशी ने दोनों ही कांटों को सामने भेज दिया ताकि वो दो जगहों से एक साथ ध्रुवांश पर हमला कर सके। मगर इस खतरनाक हमले को देखने के बाद भी ध्रुवांश के चेहरे पर फिक्र नहीं दिखी, बल्कि उसने तो अपने शरीर से काली बिजलियां निकालनी शुरू की और जब उसका शरीर पूरी तरह इन बिजलियों से ढक गया तो वो खुद ही जाकर इन नुकीले कांटों से टकरा गया। तो आखिर कैसे हराएंगे ध्रुवांश और लैला मिलकर चिंकारो और मुबाशी को, और क्या होगा जब वो दोनों पहुंचेंगे मायलान और बाकी खतरनाक योद्धाओं के सामने? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।